हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं क्लास 10th के लिए एसएसटी में जियोग्राफी का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का, वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये लेके आया हूँ। आप लोग जानते हैं 4 बुक्स हैं, ठीक है। चारों बुक्स में से आप लोग को पढ़ना है। हिस्ट्री का लेसन हो चुका है, ये जियोग्राफी वाले पार्ट का है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स है क्या, व्हाट इज रिसोर्स। तो अगर हम डेफिनेशन के रूप में कहें तो एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, या ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सके, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वो रिसोर्स कहलाती है। ठीक है। अब रिसोर्स के को हम अगर एक ट्रायंगल में बनाना चाहें, ह्यूमन बीइंग उसके सेंटर में आता है। अगर हम इसको बनाना चाहें ऐसे, तो सबसे ऊपर फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सबसे ऊपर आ गया। टेक्नोलॉजी, ये इस कॉर्नर में आ गई। और इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस इस कॉर्नर में। लेकिन सबके सेंटर में, सबके सेंटर में ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग, देखो मैं समझा दूँ आप लोगों को। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग, ये टेक्नोलॉजी बनाता है। और इस टेक्नोलॉजी की सहायता से इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं बनाई जाती हैं जो इनको कन्वे करती हैं, जो इनको कंफर्टेबल बनाती हैं, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति की इनको सप्लाई करती हैं। ये सभी का तो सेंटर में कौन हो गया? ह्यूमन बीइंग। इसको टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे उपयोग में चीज़ें आती हैं। इतना समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज, देखो, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल, और इधर कर सकते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड या ह्यूमन बीइंग खुद ही है। आप चाहे तो ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं या ह्यूमन ही कर सकते हैं। तो आगे ह्यूमन मेड ही चीज़ें आएंगी, तो आप ह्यूमन ही रहने दीजिए या ह्यूमन बीइंग कर लीजिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के हो गए, मैं अभी समझाऊंगा इसके बारे में। और रिन्यूएबल भी दो तरह के होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यूअस, जिनका फ्लो हमेशा फ्लो होता रहे, कह सकते हैं फ्लो वाली चीज़ें। विंड एंड वाटर, अभी मैं समझाऊंगा इसको। और दूसरी है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसमें आ जाते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इनको दो भागों में बांट सकते हैं, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
ये दो हो गए। अब आप लोग आ जाइए ह्यूमन वाले पर। तो ह्यूमन वाले में स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये आ गए। ह्यूमन को कर लीजिए, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस। और दूसरी चीज़ें हो गई क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब ये बच गया है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल भी दो तरह के होते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। इसमें मेटल्स आ जाएंगे और इसमें फॉसिल फ्यूल आ जाएंगे। इसमें फॉसिल फ्यूल आ जाएंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ हल्के में, आगे चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। देखो, रिसोर्सेज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो नेचुरल चीज़ें हैं जो पहले से ही इस अर्थ पर पहले से ही अवेलेबल हैं, वो हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी, मनुष्य ने कुछ चीज़ों को रूपांतरित करके, मॉडिफाई करके अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, वो ह्यूमन वाली चीज़ें हो गई। तो नेचुरल चीज़ें जो हैं कुछ तो रिन्यू होती रहती हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यू होने में क्या क्या चीज़ें हैं? कंटिन्यूअस बालाज का, कंटिन्यूअस में विंड एंड वाटर ये हमेशा फ्लो करते रहते हैं, ये हमेशा रिन्यू। थोड़ा सा भी प्रदूषण कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, ये अपने आप इटसेल्फ रिन्यू होते रहते हैं। वाटर एंड विंड, हवा और पानी। बायोलॉजिकल भी रिन्यूएबल हैं। आप किसी जंगल में से 10 पेड़ काट लीजिए, वो फिर बाद में उग जाएंगे। लेकिन कहीं 10 ही पेड़ हैं, आप सब काट लेंगे तो कुछ नहीं उगेंगे। लेकिन अगर 100-150 पेड़ में से 2-4 पेड़ काट लीजिए, फिर वो बाद में उतने रिकवर हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। वैसे वाइल्ड लाइफ हैं, वन्य जीव हैं, अगर अपने आप वो चलते रहें, कुछ मरे भी तो अपने आप वो बढ़ते रहते हैं। वो उस क्या बोलते हैं, उस एरिया को, उस इकोलॉजी को वो कवर किए रहते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। तो वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ, वाटर, विंड, ये सब के सब रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल जो हैं, जो रिन्यू नहीं होते हैं, वो दो तरह के हैं। रिसाइक्लेबल, हम लोगों को इस पृथ्वी पर जो भी मेटल वगैरह मिलते हैं, मेटल कहीं जाते नहीं हैं, वो दोबारा रिसाइकिल। जितने बर्तन वर्तन हैं, जितने सोना हैं, गहने हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये रिसाइकिल होती रहती हैं हमेशा, इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। तो मेटल्स जो हैं, मिनरल्स और मेटल्स, ये रिसाइक्लेबल कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, ये सब चीज़ें ज़मीन के अंदर हैं, लाखों करोड़ों साल में बनी हुई हैं। ये अगर एक बार ख़त्म हो गए दोबारा जल्दी नहीं बन पाएंगे, फिर उनको करोड़ों साल लगेंगे बनने में। तो ये नॉन रिसाइक्लेबल कहलाती हैं। अब ह्यूमन में देखिए, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मनुष्य ऐसी ऐसी मशीनें बनाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिनमें चीज़ों का रूप परिवर्तन करके, मॉडिफाई करके अपने लिए यूज कर सकता है। आदमी अपनी सुविधा के लिए अपने घर में एसी लगा ले, पंखे लगा ले, कूलर लगाए जाने के लिए, गाड़ियाँ, सब कुछ कर लेता है। तो ह्यूमन बीइंग तो सेंटर में है ही है। और जहाँ तक क्वांटिटी और क्वालिटी की बात है, आप देखिए, फसलें उगाई जाती हैं, फैक्ट्रियों में कितना ज़्यादा उत्पादन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी भी अच्छी, क्वांटिटी भी। क्वालिटी हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉफिटेबल हो, एक्सेसिबल हो,
सोर्सेज वो हों जो तकनीकी रूप से काम आ सके, जिनको मॉडिफाई किया जा सके, इकोनॉमिकली जो हमें सस्ते पड़े, और कल्चरली जिसको लोग एडाप्ट कर सके। तो ये रिसोर्स कहलाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। एक तो आपने नोट कर लिए हो कुछ चीज़ें, यही चीज़ें दोबारा घूम के आएंगी थोड़ा दूसरे वे में। तो दूसरी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं एक एक नंबर डालता जाऊंगा और फिर आप लोगों को बताता जाऊंगा। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा जा सकता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया नेचुरल वाले में, एबायोटिक कहते हैं सनलाइट, सॉइल, रॉक मिनरल भी कहते हैं, सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर या विंड, ये कहते हैं। ये एबायोटिक है, नॉन लिविंग। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और बायोटिक मतलब लिविंग। तो बायोटिक में आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। दूसरी चीज है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। देखिए, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कौन सा रिसोर्स एकदम से खत्म हो जाएगा बिल्कुल यूज करने पर, कौन सा खत्म नहीं होगा, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, ये कहलाता है एग्जॉस्टिबिलिटी। तो ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल यहाँ कर देता हूँ। रिन्यूएबल अभी मैंने जो पहले बताया है, एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम रिसोर्सेज को रिन्यू होने वाले और रिन्यू नहीं होने वाले ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप बोलते हैं मालिकाना हक। अब जो भी चीज़ें यहाँ हैं, कुछ लोगों, कुछ चीज़ें तो, कुछ रिसोर्सेज तो लोगों के अपने होते हैं, जिनको हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी। और कुछ चीज़ें होती हैं कम्युनिटी की, जो सामुदायिक रूप से सबका सम्मिलित। मैं अभी थोड़ा फिर समझाऊंगा। तीसरी जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल होते हैं, नेशनल होते हैं, और चौथे हैं इंटरनेशनल। देखिए, ओनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्सेज को इन चार भागों में बांट सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, हमारे अपने मकान, हमारे अपने खेत, हमारी अपने फसलें, हमारे अपने बगीचे, हमारे अपने प्लॉट, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल हैं, एक एक व्यक्ति की हैं, वो अपने रिसोर्स हैं।
हम उनका इस्तेमाल कैसे कितना क्या कर पाते हैं। कम्युनिटी, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो सामुदायिक होते हैं, जैसे गांव का तालाब, नहरें ये आ रही हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, ये जो भी चीज़ें होती हैं जो सामुदायिक होती हैं उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? देश की जितनी भी लैंड है, जितनी भी ज़मीन है, सब सरकारी है, सब सरकार की है। आप रिवेन्यू देते हो तो आपको ज़मीन मिली हुई है खेती करने के लिए, आप टैक्स देते हो तो आपको ज़मीन मिली हुई है फैक्ट्री लगाने के लिए। आप चाहे प्राइवेट यूज करो, आप चाहे कम्युनिटी लेवल पर यूज़ करो, देखिए सभी चीज़ें नेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। अगर अभी कहीं नहर बनना हो, अभी कहीं सड़क बननी हो, अभी कहीं रेलवे लाइन बननी हो, गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेगी, आपको उसका हर्जाना देगी, इन्वेस्टमेंट देगी जो भी देना हो, लेकिन वो चीज़ गवर्नमेंट नेशनल वर्क में ले सकती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें नेशनल रिसोर्सेज हैं। ये आपको बता दें कि समुद्र में भी लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 22 किलोमीटर से थोड़ा 22.2 किलोमीटर तक ये नेशनल एरिया कहलाती है। समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक की एरिया नेशनल एरिया कहलाती है। हम उन चीज़ों का उपयोग अपने बाउंड्री, देश की बाउंड्री से 12 किलोमीटर अंदर तक की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, वो हमारी नेशनल एरिया का है। 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 22 किलोमीटर। और ये है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका उपयोग करने के लिए इंटरनेशनल संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ती है। लगभग बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स की जो एरिया है वो इंटरनेशनल एरिया मानी जाती है, वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें समुद्र में, देखो लोग यहाँ से अंटार्कटिका वगैरह में जा रहे हैं, सब उसके लिए फिर सब करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज को ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इनमें भी बांटा जा सकता है। और ये जो चीज़ें हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाती हैं जो समुद्र में हैं। अब देखो, अब रिसोर्सेज को और भी कई भाग में बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दो। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो खूब ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली हम इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं कि उसका हम मैक्सिमम उपयोग कर सकें, वो पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में, गुजरात में, खासतौर से इन दो स्टेट्स में खूब तेज़ हवा चलती है, खूब सोलर एनर्जी मिलती है, लेकिन हम उसको ट्रैप नहीं कर पाते हैं। अभी हम सस्ती टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं कर पाए हैं कि विंड का और सोलर एनर्जी का मैक्सिमम उपयोग कर सकें। ये है पोटेंशियल एनर्जी। डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज ये क्या हैं? देखो, टेक्नोलॉजी के आधार पर अवेलेबल जो भी चीज़ें हैं हमने उनको डेवलप कर रखा है, उनका हम उपयोग कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं, ये डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसका आजकल मैक्सिमम उपयोग हो रहा है,
क्योंकि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि उसका मैक्सिमम उपयोग हो। ये डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। स्टॉक क्या होता है? देखो, हमारे यहाँ इस पूरी पृथ्वी पर नदियों में समझो बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर का बहुत ज़्यादा स्टॉक है। अगर हम टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप कर लें और वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके इनका यूज कर पाएँ, तो हाइड्रोजन तो फ्यूल के रूप में सबसे बेहतरीन चीज़ है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, और ऑक्सीजन का उपयोग तो है ही है। तो ये स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है वाटर का। और रिजर्व रिसोर्सेज हैं। रिजर्व रिसोर्सेज क्या हैं? रिजर्व रिसोर्सेज वो हैं जो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रख पाएँ, बचा के रखें उनको। काम जैसे हम लोग डैम बना रहे हैं, नदियों पर डैम बना रहे हैं, डैम से पानी इकट्ठा कर बिजली बनती है। ये वाटर भविष्य में भी लोगों को काम आता रहेगा, उसका पानी सिंचाई के लिए काम आता रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर जनरेशन के हम बचा कर रखें, तो जंगल वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं, ये सब उनके काम आती रहेंगी। और अब उसके बाद रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है? हमें जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं इस पृथ्वी पर, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक, उनका यूज सस्टेनेबल रूप में, बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए हुए उनका उपयोग हमें करना है और चीज़ों को डेवलप करते जाना है। डेवलपमेंट कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा, इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएंगी उसके द्वारा होगा। तो ये अगर हम कर लें और इस आधार पर कि वातावरण, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट न हो, वातावरण को साफ रखते हुए भी हम चीज़ों का, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर लें, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। अब देखिए, एक समिट की गई थी वर्ल्ड में, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में। उस अर्थ समिट में विश्व के 100 देशों के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं या राजा हों, वो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उस पार्टिसिपेशन में उन लोगों ने एक एजेंडा तय किया जिसको एजेंडा 21 भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ आप में छूट न जाए। देखो, एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, ब्राज़ील। अब इसका एम क्या था? इस मीटिंग का, इस समिट का एम क्या था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैश्विक विकास हो लेकिन सस्टेनेबल रूप में हो, बिना वातावरण को हानि पहुंचाए हो। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, वातावरण का डैमेज कम से कम किया जाए उसको। पॉवर्टी, विश्व से गरीबी कम की जाए। डिजीज से फाइट किया जाए, रोगों से लड़ा जाए। कैसे? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी देश के लोग मिलके एक दूसरे का कोऑपरेशन करें, जिसके यहाँ जो चीज़ ज़्यादा है वो दूसरे देश के साथ शेयर करें, क्योंकि हर देश में सब चीज़ नहीं है, किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी से लेना ही पड़ता है। कुछ देश वाले बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, किसी के पास है ही नहीं। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये भी तय हुआ
कि देश के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये भी एजेंडा 21 अपनाएं। 21वीं सदी में प्रदूषण को कम करते हुए विकास का रास्ता अपनाया जाए, यही एजेंडा 21 का मेन मकसद था। अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग का आता है। मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को रिसोर्स प्लानिंग का क्या है। जो भी रिसोर्सेज हैं इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, अब हम उनका उपयोग कितना कर पाते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करके, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट डैमेज न हो, क्योंकि हमें रहना इसी में है। तीसरी चीज़, कुछ स्टेट्स में, कुछ देशों में कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। कुछ जगह बिल्कुल भी नहीं है। कहीं जाओ राजस्थान वगैरह में पानी ही नहीं है, कहीं जाओ तो पानी ही पानी है, कहीं पेड़ पौधे ही नहीं है, कहीं जंगल ही जंगल है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इन सब चीज़ों में खूब सारे मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स का डिपॉजिट है। कुछ जगहों पर कुछ भी नहीं है। तो अगर सभी एक दूसरे को शेयर करें, स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री, और प्लानिंग करके योजना बना के डेवलपमेंट करें, ये कहलाता है प्लानिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर ख़ास तौर से इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो मिनरल्स की हो, अंडरग्राउंड मटेरियल की हो, मेटल्स की हो, एयर की हो, सनलाइट की हो, वाटर की हो, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो यहाँ तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को सब कुछ अवेलेबल है, थोड़े से लोग, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग करते समय कंजर्वेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स का उपयोग हम लोग कंजर्व करके भी रखें। और अभी मैंने आप लोगों को जो बताया है एजेंडा 21, इसको आप लोग खास तौर से देख लेना। सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल के एग्जाम में लगभग हर अल्टरनेट ईयर में इसको पूछा है, एजेंडा 21 को। एजेंडा क्या है, कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब चीज़ें पूछा डिटेल में। देखो एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, इस पृथ्वी पर जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, गांधी जी ने एक बार कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। हर आदमी की आवश्यकता के लिए इस पृथ्वी पर जो उसकी आवश्यकता है सब कुछ है। एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन जो लोगों की जो लालच है उसको पूरा करने के लिए तो कुछ भी पर्याप्त नहीं है। लोगों की लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, उनकी ग्रीड को, लेकिन लोगों की आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी पर सब कुछ है। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्स का और चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।